सो मॉड्यूल बी से फिफ्थ चैप्टर कवर करने वाले हैं रिलेटेड टू बीएफएम एंड ये चैप्टर होने वाला है क्रेडिट रिस्क के साथ रिलेटेड। काफी इंपॉर्टेंट है। मार्केट रिस्क से रिलेटेड 3 टोटल वीडियोस थी। अगर उन वीडियोस को गो थ्रू कर लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल रहने वाली है अपकमिंग एग्जाम के लिए। मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को समझेंगे एंड इसके बेस पर बहुत से न्यूमेरिकल भी रहते हैं एग्जाम में, तो उसमें भी आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है सीआईबी का, जिसमें कंप्लीट कोर्स वीडियोस, केस स्टडी वीडियोस, चैप्टर वाइज वीडियो क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा टेस्ट और प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स रहने वाले हैं। और ये सब चीजें आपको मिलती हैं हमारे सीआईबी अर्ली बर्ड पैक में। अभी के अभी लिखो सीआईबी अर्ली बर्ड और उसे व्हाट्सएप करना है इस नंबर के ऊपर 8360944207 के ऊपर एंड आई एम गोना शेयर यू ईच एंड एवरीथिंग। सो चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इट सेज अ बैंक्स रिस्क मैनेजमेंट कमेटी is reviewing its credit risk models, right? According to established guidance for model acceptability, the committee must prioritize verifying that the model's output align closely with known industrial benchmarks. Which principle of model validation does this action primarily satisfy? Ensuring that the model accounts for all relevant risk drivers like management and financial factors, right? if देखो, अगर हम ऑप्शन ए को कंसिडर करते हैं कि जो रेलिवेंट रिस्क ड्राइवर्स हैं उनको कंसिडर करना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, खास करके अगर हमने मॉडल को एक्सेप्टेबल बनाना है। जो क्वेश्चन है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस है, डेट फोकस रिलेटेड टू वैलिडेशन। वो मॉडल वैलिडेशन के ऊपर फोकस, एक्सेप्टेंस के ऊपर फोकस नहीं रखता वो, राइट? वो वैलिडेशन के ऊपर फोकस है, यानी कि मॉडल की जो आउटपुट है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क्स के साथ मैच करेगी नहीं कर रही है, राइट? वो माइग्रेशन पैटर्न के साथ रिलेटेड है, लाइक नॉट जस्ट रिलेटेड टू द इनपुट फैक्टर्स। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। If we look at the option B, it says confirming that the rating migration pattern developed from the modern maps fairly well with the market standards. देखो, ये पर्टिकुलर चीज ना आपको ये समझने की काफी ज्यादा जरूरी है कि एक्सेप्टेबिलिटी जो होती है रेटिंग मॉडल की, वो बेसिकली इस चीज से रिलेटेड होती है कि जो रेटिंग माइग्रेशन है क्या वो मैप कर रहा है फेयरली विद द मार्केट स्टैंडर्ड्स। यानी कि अगर रेटिंग चेंज होती है तो क्या वो मैप करेगा रेटिंग एजेंसीज के द्वारा जो पैटर्न दिया गया उनके साथ, राइट? सो दैट इज एक्चुअली अ फेयर वर्जन रिलेटेड टू वैलिडेशन। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि हम क्रेडिट रिस्क मॉडल की बात कर रहे थे, राइट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अ बैंक इज लुकिंग टू हेज द रिस्क ऑफ अ स्पेसिफिक कॉर्पोरेट बॉन्ड इन इट्स पोर्टफोलियो। ठीक है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड का जो रिस्क है उसको हेज करना है बैंक ने। द बैंक वांट्स टू ट्रांसफर द कंप्लीट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ दिस बॉन्ड, यानी कि जो कंप्लीट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है इस बॉन्ड की, उसको इंक्लूडिंग जितनी भी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं एंड कोई भी चेंजेस हैं उसकी मार्केट वैल्यू में, वो और किसी पार्टी के ऊपर क्या करने हैं, हमने ट्रांसफर करने हैं। तो कौन सा क्रेडिट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो रहेगा सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाला है इस सिनेरियो के लिए? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, क्रेडिट लिंक्ड नोट्स, टोटल रिटर्न स्वैप एंड क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन। विच वन वुड बी द करेक्ट आंसर? देखो, इफ वी आर लुकिंग फॉर द सीडीएस, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट रिस्क जो एसोसिएटेड होता है ना स्पेसिफिक क्रेडिट इवेंट के साथ, जिसको आईएसडी ने डिफाइन किया है, राइट? जैसे मान लो डिफॉल्ट हो गया, कुछ हो गया, राइट? ये सिर्फ उस चीज को, क्रेडिट रिस्क को ट्रांसफर करता है, कंप्लीट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को ट्रांसफर नहीं करता। यानी कि अगर आपको गेन होता है मार्केट वैल्यू अप्रिसिएशन के साथ, उस चीज को ट्रांसफर नहीं करता सीडीएस। सो दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। इफ वी लुक्ड एट द क्रेडिट लिंक नोट, तो क्रेडिट लिंक नोट क्या है? दिस इज बेसिकली एक ऑन बैलेंस शीट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि फंड बेस्ड ऑन बैलेंस शीट इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्क्रूटिनाइज, बेसिकली क्या करता है कि सीडीएस को एक तरह से सिक्योरिटाइज करता है, सीडीएस को ही सिक्योरिटाइज करता है। एंड प्राइमरी इसका फोकस किसके ऊपर रहता है? प्राइमरी इसका फोकस रहता है डिफॉल्ट रिस्क के ऊपर, डिफॉल्ट रिस्क के ऊपर प्राइमरी फोकस रहता है। टोटल रिटर्न को किसी भी ट्रांसफर नहीं करता आगे। ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। इफ वी टॉक अबाउट द ऑप्शन सी, दैट इज टोटल रिटर्न स्वैप, तो ये बेसिकली क्या करता है? ट्रांसफर करता है पूरी की पूरी जो भी इकोनॉमिक रिटर्न है, चाहे वो क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड जो भी आपके रिस्क है, चाहे मार्केट रिस्क से सारे रिलेटेड रिस्क हैं, उन सभी को ट्रांसफर करता है, इंक्लूडिंग इवन जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, कोई अप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है, उसको भी ये फर्दर ट्रांसफर करता है। सो टी आर एस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सो आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड टी आर एस इन होल। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ भी समझते हैं अभी।
राइट? एंड इफ वी टॉक अबाउट द क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन, तो क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन बेसिकली अगर आपका कोई रेटिंग माइग्रेशन होता है उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करता है, लाइक क्रेडिट स्प्रेड रिस्क के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करता है, राइट? सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर हियर। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। सो बेसिक टू बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। जो टीआरएस होता है यानी कि टोटल रिटर्न स्वैप जो है, दैट्स अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू खुद की नहीं होती, उसकी अंडर वैल्यू एसेट से वैल्यू डिराइव होती है। एंड इस सिनेरियो में इफ वी टॉक अबाउट एक पार्टी जो होती है जो टोटल रिटर्न रिसीवर होगी, सो लेट्स से ए पार्टी जो है ये रिसीव करेगी, आई एम राइटिंग आर ओवर हियर, ये पूरी की पूरी रिटर्न को रिसीव करेगी, इसको सारी रिटर्न्स मिलेगी, जो भी इनकम है, कैपिटल गेन है, जो भी अंडरलाइंग एसेट्स आएगा, चाहे इसके पास ये एसेट नहीं भी होगा तो भी इसको मिलेगी। एंड दूसरी पार्टी है जो रिटर्न पेयर होगी, यानी कि लेट्स से पार्टी बी है जो पेयर है, जो रिटर्न को पे करेगी, इसको एक रेगुलर पेमेंट मिलेगी, इसको एक रेगुलर पेमेंट मिल जाएगी, लेट्स से फ्लोटिंग इंटरेस्ट लाइक जैसे मान लो हो जाएगा, एंड फिर उसके बदले में एक रिटर्न ये पे करेगी। तो इट्स लाइक बेसिकली रेंटिंग द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट, राइट? यानी कि पर्सन ए जो होगा उसका पर्टिकुलर एसेट उसके पास नहीं है, स्टिल उसके पास एक्सपोजर है उस पर्टिकुलर एसेट का, राइट? एंड इस केस में अंडरलाइंग एसेट क्या हो सकता है? इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी बॉन्ड, इट कुड बी लोन, इट कुड बी इक्विटी, राइट? अब जो टोटल रिटर्न रिसीवर रिसीवर होता है, जैसे पर्सन ए है इस केस में, उसको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, कैपिटल गेन मिलते हैं, या कैपिटल लॉस भी उसी का होगा। एंड वो क्या करेगा? वो एक फ्लोटिंग रेट पे करेगा, लेट्स से इट विल बी पेइंग अ फ्लोटिंग रेट जो किसी बेंचमार्क के ऊपर बेस्ड होगा, एक फ्लोटिंग रेट पे करेगा। एंड जो कोई भी इसके एक्सपोजर था, बी का जो भी एक्सपोजर था किसी अंडरलाइंग एसेट के ऊपर, वो सारी पेमेंट किसके पास जाएगी? पर्सन ए के पास जाएगी। सेटलमेंट जो है वो पीरियोडिक कैश पेमेंट भी हो सकती है या फिर नेटिंग ऑफ अमाउंट भी हो सकता है। ठीक है जी। अब देखो टीआरएस का इस्तेमाल क्यों करता है? जो रिसीवर है उसका उसको बेसिकली एक्सपोजर मिल जाएगा एसेट के ऊपर, बिना उस एसेट को अपनी बैलेंस शीट में डाले हुए इसको एक्सपोजर मिल जाएगा। एंड पेयर को क्या है कि उसको एक अर्निंग होती रहेगी, इंटरेस्ट इनकम होती रहेगी रिसीवर से, ये उसको बेनिफिट होने वाला है, उसका कोई अल्टीमेटली रिस्क नहीं रहेगा। तो इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल को समझते हैं कि डेट व्हाट विल बी द एग्जाम्पल रिलेटेड टू इट। सो लाइक वी टॉक्ड अबाउट द बैंक ए एंड फॉर द बैंक बी ओवर हियर, राइट? तो बैंक ए बी के पास क्या है? यहाँ पर एक कॉर्पोरेट बॉन्ड है, तो एक्सपोजर जो यहाँ पर है वी आर कंसिडरिंग कि एक्सपोजर जो है दिस इज अ कॉर्पोरेट बॉन्ड जिसका वर्थ है 100 करोड़ रुपीज का, 100 करोड़ का ये बॉन्ड है, राइट? एंड बैंक ए जो है वो टीआरएस में एंटर कर जाता है बैंक बी के साथ। अब बैंक ए जो है लेट्स से इट्स अ हेज फंड, ये एक हेज फंड है, राइट? अब बैंक जो बी होगा, बैंक बी जो होगा दैट इज गोइंग टू, बैंक बी जो होगा यहाँ पर दैट इज गोइंग टू पे द हेज फंड, यानी कि जो बैंक हेज फंड ए है ये उसको बॉन्ड का कूपन प्लस एनी जो भी इंक्रीज डिक्रीज है बॉन्ड में वो पे करेगा। यानी कि व्हाट्सएवर द कूपन वाज देयर, वो कूपन प्लस बॉन्ड में जो कोई भी गेन हुआ, जो कोई भी लॉस हुआ, वो सारा का सारा पे करेगा ए को, बी वाला जो बैंक है वो हेज फंड को पे करेगा, राइट? एंड फर्दर जो ये हेज फंड है ए, इट विल बी पेइंग द बी व्हाट, ये लेट्स से 3 मंथ माइबोर मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट के हिसाब से प्लस लेट्स से इसके ऊपर 1% के हिसाब से जो रिटर्न है वो पे करेगा, दैट इज द केस, राइट? ये सिनेरियो है किसका? टीआरएस का सिनेरियो, यानी कि टोटल रिटर्न स्वैप है, अगर मार्केट वैल्यू में कोई कहीं कम ज्यादा होता है, कैपिटल गेन कैपिटल लॉस होता है, सब कुछ चीजें इसमें कवर्ड होने वाली हैं, राइट? सो दिस वुड बी रिलेटेड टू इट। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो it says the credit policy committee of a bank is formulating its annual policy document। क्रेडिट पॉलिसी कमेटी है, ठीक है, बैंक की, वो एक एनुअल पॉलिसी डॉक्यूमेंट को बना रही है। कमेटी इंटेंड्स टू एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क दैट लिमिट्स द बैंक्स ओवरऑल एक्सपोजर टू स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज एंड ज्योग्राफिकल एरियाज दैट आर परफॉर्मिंग पुअरली। कमेटी बेसिकली एस्टैब्लिश करना चाहती है एक फ्रेमवर्क को जो लिमिट करेगी बैंक का पूरा जो एक्सपोजर है ना, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को लेकर के, ज्योग्राफिकल एरियाज को लेकर के लिमिट कर देगी। दिस मेजर इज डायरेक्ट अटेम्प्ट टू कंट्रोल विच टाइप ऑफ पोर्टफोलियो लेवल रिस्क। तो कौन सा लेवल का रिस्क हम खत्म करना चाहते हैं? सिस्टमिक रिस्क और इंट्रिंसिक रिस्क, डाउनग्रेड रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क या फिर कंसंट्रेशन रिस्क। अब ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले सिस्टमिक रिस्क, जो इंट्रिंसिक रिस्क है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है, यानी कि अगर आपने एक चीज को इफेक्ट किया बाकी एंटिटीज भी इंपैक्ट हो जाएंगी, वो होता है सिस्टमिक।
systemic risk. But here we are talking about the systematic risk, not systemic risk. It's a systematic risk. Systematic risk जो होता है वो पूरी इकोनॉमी के साथ एसोसिएटेड होता है, यानी कि लेट से अगर पूरी की पूरी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो के ऊपर भी तो इम्पैक्ट आएगा, तो दैट इज नॉट द केस। ये तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक डाउनटर्न हो गया, उसके साथ रिलेटेड बात तो नहीं कर रहे ना। फिर होता है डाउनग्रेड रिस्क। डाउनग्रेड रिस्क या फिर क्रेडिट स्प्रेड रिस्क जिसको हम कहते हैं, वो बेसिकली एक रिस्क एसोसिएटेड है, लेट्स से क्रेडिट क्वालिटी पुअर हो जाती है किसी स्पेसिफिक बोरोर को लेकर के, राइट। नाउ पॉलिसी जो है यहाँ पर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हम पोर्टफोलियो से रिलेटेड पॉलिसी की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिसी रिलेटेड टू सिंगल इंडिविजुअल लोन, राइट। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी भी टॉक अबाउट द डिफॉल्ट रिस्क, तो डिफॉल्ट रिस्क भी आपका ट्रांजैक्शन रिस्क है, इट्स नॉट द डिफॉल्ट रिस्क, आपका पोर्टफोलियो रिस्क नहीं है भाई, ये सिंगल बोरोर से रिलेटेड रिस्क है, सिंगल बोरोर आपका रीपेमेंट नहीं कर पा रहा। हम पोर्टफोलियो रिस्क लेवल के ऊपर स्ट्रेटेजी बनाने की बात करें तो ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी इट सेज कंसंट्रेशन रिस्क, तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन रिस्क इज द पॉइंट। अब देखो लेट्स से व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम ज्योग्राफी, कंप्लीट पूरी की पूरी ज्योग्राफी की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो पूरे के पूरे पोर्टफोलियो में किसी एक चंक के बारे में बात कर रहे हैं। सो दैट डिफाइंस द कंसंट्रेशन रिस्क। कंसंट्रेशन रिस्क का मतलब तब अराइज होता है जब लेट्स से पोर्टफोलियो का एक कंपोनेंट पार्ट जो है वो डाइवर्सिफाइड नहीं होता है, राइट। अब इस चीज के साथ सीपीसी का जो एक्शन है, यानी कि क्रेडिट पॉलिसी कमेटी का जो एक्शन है, कि वो लिमिट करना चाहता है भाई इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लोन नहीं देना, इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में लोन नहीं देना। सो वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई अवर रिस्क ओवर हियर, राइट। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4, right? It says a bank's credit risk management department, CRMD, is tasked with reviewing the institution's pricing strategy for loans. According to the principles of risk-based pricing, if two borrowers have identical risk ratings but one is offered lower interest rate due to significant future business potential, what must be the bank be cautious about? तो किस चीज के बारे में बैंक को सावधान रहने की जरूरत है? That the pricing for the favored borrower does not fall below the level of expected loss rates and charges of capital. देखो डेफिनेटली ये चीज ट्रू है दैट द क्रेडिट स्प्रेड शुड हैव अ बेयरिंग ऑन एक्सपेक्टेड लॉस रेट्स। तो जब भी हम बेसिकली हम बात करते हैं किसके बारे में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रेडिट स्प्रेड, राइट, तो एक्सपेक्टेड लॉसेस, लॉस रेटिंग्स एंड फर्दर जो कैपिटल चार्जेस होते हैं उनके ऊपर ध्यान रखने की काफी ज्यादा जरूरत रहती ही रहती है। बट कई बार होता क्या है कि आप मार्केट शेयर को गेन करने के लिए ना मिस प्राइसिंग कर देते हो रिस्क की, ठीक है, कंपिटेटिव प्राइसिंग डिसीजन रखने के लिए ये चीज हो जाती है, राइट। So option A is not correct, right? So it says that the pricing of the favorite of basically favored borrower does not fall below the level of expected rates and charges of capital, right? This is basically not correct. So option A is not correct. ठीक है। ऑप्शन बी की बात करें, that this action is a form of price cutting for market share which could result in the wrong pricing of the risk. सी कुछ एक फैक्टर्स होते हैं लाइक फ्यूचर बिजनेस पोटेंशियल, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्राइसिंग को। तो उसके लिए कंपेयर करना जरूरी है कि कंपटीटर क्या प्राइस कर रहे हैं अगर सिमिलर रेटेड बोरोज हैं उस केस में। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन यही रहती है कि अगर आप प्राइस कटिंग करते हो मार्केट शेयर को गेन करने के लिए, राइट, तो वो बेसिकली रॉन्ग प्राइसिंग हो जाएगी रिस्क को लेकर के। अगर आप एक लोअर रेट ऑफर कर रहे हो स्ट्रेटेजिक रीजन से, राइट, वो एक प्राइस कटिंग का फॉर्म हो जाता है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ प्राइस कटिंग। So that is actually the correct thing, that this type of action is a form of price cutting for the market share which could result in a wrong pricing of the risk. ठीक है? So option B is the correct answer. If we look at the option C, it says that the value of the collateral has not been properly factored into the pricing of the one borrower. This is not even said. तो एक वैल्यू, एक वैलिड कंसिडरेशन यही है, अगर आपके पास पर्टिकुलर कोलेटरल अवेलेबल है तो प्राइसिंग उस हिसाब से कर सकते हो। लेकिन हम फ्यूचर बिजनेस पोटेंशियल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, दैट इज गिवन द रीजन फॉर द प्राइस डिफरेंस, राइट। सो ऑप्शन सी इज नॉट रिलेटेबल टू इट, सो ऑप्शन सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी की बात करें, it says that the pricing strategy is not moving toward generating adequate risk adjusted returns on capital। देखो ओवरऑल गोल क्या रहता है रिस्क बेस्ड प्राइसिंग का, दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू कि एडिक्वेट आरओसी हमारे पास हो। लेकिन स्पेसिफिक एक्शन जो रहेगा रिलेटेड टू कि आप एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक रीजन की वजह से किसी बोरर को कम रेट ऑफर कर दो, वो डेफिनेटली एक वार्निंग साइन ट्रिगर्ड है कि आप प्राइस कटिंग कर रहे हो मार्केट शेयर को गेन करने के लिए, जो कि एक पिटफॉल है कि आप ब्रॉडर गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हो, राइट। सो दैट्स बेसिकली आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर फॉर ऑप्शन डी। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। To mitigate risk in its loan portfolio, a bank sets up a special purpose vehicle and transfers a pool of its commercial loans to it.
SPV then issues securities of varying risk levels, senior, mezzanine, subordinated, to investors with cash flows from the original loan servicing these new securities. This entire structure is the best identified as what? तो प्रोसेस कुछ इस तरह से है। यहाँ पर है ओरिजिनेटर, इसके पास थे कमर्शियल लोन्स का पूल, एंड इन कमर्शियल लोन्स के पूल को इसने ट्रांसफर कर दिया है एक एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास। एसपीवी ने यहाँ पर बना दी सिक्योरिटी रिसिप्ट्स, एंड इन सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर ली है इन्वेस्टर्स ने, राइट। अब जो कोई भी यहाँ पर रिकवरी आएगी, यानी कि जो कोई भी रिकवरी यहाँ पर बनाई जाएगी, वो रिकवरी का पैसा बेसिकली इन्वेस्टर्स को मिलता रहेगा एज अ रिटर्न बेसिस। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? वी से टू बी सीडीएस, सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं, कोलेटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन कहते हैं, या फिर क्रेडिट लिंक्ड नोट कहते हैं। अब इसमें बेसिक पार्ट क्या था कि ट्रेंचेस बनाए गए हैं, देयर आर ट्रेंचेस इन इट। ट्रेंचेस कौन से हैं? लाइक मेजानिन है, राइट, वी आर हैविंग द सीनियर एंड फॉर द सबऑर्डिनेटेड। जो होता है सीनियर लेवल, ये सबसे ज्यादा सेफ होता है, सबसे ज्यादा कम रिस्कियर होता है, एंड दिस इज मोस्ट रिस्कियर। ये सबसे ज्यादा रिस्कियर कंसर्न होता है, यानी कि यहाँ पर रिटर्न भी ज्यादा देनी पड़ेगी ना। यानी कि सबसे अगर रिकवरी आएगी तो सबसे पहले ज्यादा प्रपोर्शन में पैसा किसको जाएगा? सीनियर को जाएगा, फिर मेजानाइन को जाएगा, फिर सबऑर्डिनेटेड को जाएगा, राइट। सो इट्स एग्जांपल ऑफ सीडीएस, इज इट सो? सीडीएस तो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है ट्रांसफर रिस्क का, तो वो तो आंसर नहीं है, वो तो दो पर्सन के बीच की बात है। अगर हम सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन की बात करते हैं, तो वो बेसिकली क्रेडिट रिस्क को ट्रांसफर करती है सीडीएस के थ्रू या सीएलएन के थ्रू, लेकिन एक्चुअल एसेट को ट्रांसफर नहीं करती है। एंड जो ये आपको दी गई ट्रांजेक्शन ऊपर क्वेश्चन में दी गई है, वो बेसिकली कह रही है कि आप लोन एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो एसपीवी को, राइट। बट इन केस ऑफ सीएलएन या फिर सीडीएस की बात करें, सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन की बात करें, उसमें ये चीज नहीं होती है। सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। थर्ड वन, इट सेज कोलेटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन, सीएलओ। डेफिनेटली इट इज अ सीएलओ। क्यों? सीएलओ में क्या होता है कि आप पूल ऑफ सिक्योरिटीज लोन होता है, आपके सिक्योरिटीज कमर्शियल लोन्स का एक पूल होता है, जहां पर एसपीवी जो होती है उन्हें कोलेटरल की तरह होल्ड करती है और सेवरल लेवल ऑफ डेप्ट को इशू कर देती है। सो डेफिनेटली दैट्स एग्जांपल ऑफ द सीएलओ, दैट इज कोलेटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सीएलएन की बात करें, वो एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको इम्बेड किया जाता है क्रेडिट डेरिवेटिव के साथ, एंड इट कुड बी लिंक टू सिंगल लिंक, सिंगल क्रेडिट के साथ भी लिंक्ड हो सकता है, एंड उसमें पूलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कमर्शियल लोन्स इन्वॉल्व नहीं होता है, राइट। सो दैट्स नॉट द केस रिलेटेड टू सीएलएन, और ना ही सीएलएन के केस में ट्रेंचेस इशू होते हैं। सो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट इट्स द क्वेश्चन नंबर 6. A bank's board of directors is defining the role of its various committees. The board wants to assign the specific responsibility for dealing with issues related to credit policy, formulating standards for financial covenants, and setting delegation powers for credit approval to a specialized committee. Which committee would be appropriate choice for these tasks? The board of director itself, the risk management committee, the credit policy committee, या फिर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, विच वन वुड बी इट? देखो, अगर हम बात करते हैं रिलेटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, तो ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के, टोटल रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के, डेट इज विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड ये डेलीगेट करते हैं, रिलेटेड टू डेलीगेशन देते हैं, आगे डिटेल फॉर्मुलेशन करते हैं क्रेडिट पॉलिसीज की। बोर्ड का जो रोल है वो है हाई लेवल फ्रेमवर्क को आर्टिकुलेट करना, एग्रीगेट रिस्क लिमिट्स को बनाना, ना कि ग्रैन्युलर डिटेल्स देना, लाइक कोवेनेंट्स क्या होंगे, डेलीगेशन पावर्स क्या होंगी, वो बोर्ड का काम नहीं है, राइट। ऑप्शन बी है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बोर्ड लेवल सब कमेटी होती है जो गाइडलाइंस को सेट करने की तरफ ध्यान देती है, क्या उन पॉलिसी गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है उसकी तरफ ध्यान देती है, पोटेंशियल लिमिट्स को सेट करती है, और रिस्क मॉडल्स को रिव्यू करती है, राइट। जो प्रोसेस होता है उसको ओवरसी करती है, लेकिन फॉर्मुलेट नहीं करती क्रेडिट पॉलिसीज को खुद से। सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। If we look at the option C, that is a credit policy committee, तो क्रेडिट पॉलिसी कमेटी जो है वो डील करती है विद द इशूइंग ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, एंड साथ के साथ जो पॉलिसीज के रिलेटेड स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे, क्रेडिट प्रपोजल्स के फाइनेंशियल कॉवेनेंट्स क्या रहेंगे, रेटिंग स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे, बेंचमार्क क्या होंगे, एंड इवन जो अप्रूवल पावर्स होती है ना, क्रेडिट पावर्स अप्रूवल से रिलेटेड होती है, उनको डेलीगेट करने का काम, ये सभी उसकी टास्क होती हैं, राइट। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जो भी आप कह लो एक तरह से पॉलिसीज के स्टैंडर्ड्स को, कोवेनेंट्स को, पावर्स को डेलीगेट करने का काम होता है, दैट इज विद द सीपीसी, दैट इज क्रेडिट पॉलिसी कमेटी के पास होता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सीआरएमडी। सीआरएमडी इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, क्या होता है?
Let me write over here. CRMD is a इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, ये एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट रहेगा, राइट, जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि इन्होंने कंप्लायंस के जो सीपीसी के पैरामीटर्स हैं उनके साथ उनको इन्फोर्स करने का काम, उनको मॉनिटर करने का काम रहता है, बट ये फॉर्मुलेशन का काम नहीं करता। यानी कि सीपीसी जो कर रहा है उसको मॉनिटर करने का काम, उसको एनफोर्स करने का काम इनके पास है, लेकिन एग्जीक्यूट फॉर्मुलेट करने का काम, फॉर्मुलेट करने का काम इनके पास नहीं होता है, राइट। So now let's move toward the question number 7 that says a bank's portfolio manager observes that a significant number of borrowers who were rated A 1 year ago have now been downgraded to B plus and B. According to the principles of credit risk management, this observed trend is most accurately described as rating migration and is primarily useful for what purpose? किस purpose के लिए useful है? It conclusively proves that bank's rating model is flawed and must be replaced immediately. तो क्या ये चीज आपको पता लगती है? देखो, सिग्निफिकेंट नेगेटिव माइग्रेशन जो है वो एक रिव्यू तो कहती है कि आप रिव्यू करो, लेकिन ये नहीं कि मॉडल ही गलत है, और भी रीजन हो सकते हैं, जेन्युइन इकोनॉमिक डाउनटर्न भी हो सकता है, राइट। तो ये चीज सीधा नहीं हम कह सकते ये चीज कर लो, तो ऑप्शन ए तो हो गया गलत। Option B, it says it provides direct measure of the portfolio's concentration risk in the A rated category. कंसंट्रेशन रिस्क का मतलब होता है जब पोर्टफोलियो का वे किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को लेकर के, ज्योग्राफी को लेकर के, किसी बोरोर को ज्यादा दी है। रेटिंग माइग्रेशन आपको चेंज ऑफ क्वालिटी के बारे में बताती है पोर्टफोलियो के बीच में, राइट। इटसेल्फ वो मेजर ऑफ लेवल नहीं है कि कंसंट्रेशन का क्या लेवल है। सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। Option C, it says it becomes useful when observed across a large number of accounts to help form a reasonable estimation of default probability. Definitely it helps in that. अगर आपके पास बहुत ज्यादा आपके पास नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं पोर्टफोलियो लेवल के ऊपर, आपको रेटिंग माइग्रेशन देखने को मिलती है, तो माइग्रेशन सिंगल अकाउंट तक तो कुछ भी आपको करने नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं तो डेफिनेटली इट कैन बी ऑब्जर्व एंड यू कैन बी फाइंडिंग आउट कि ओवर द ईयर्स आप किस तरह से, आपके पास रिस्क बढ़ा है, किस तरह से डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है, एंड आप उसको एस्टिमेट कर सकते हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट को एस्टिमेट कर पाओगे उस केस में। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Now it says option D, that says it is a early warning signal of systematic risk indicating that the entire economy is decline. देखो, डाउनग्रेड है वो सिस्टमेटिक होता है, अगर पूरा का पूरा आपका पोर्टफोलियो रेड हो रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो एक सिस्टमेटिक रिस्क का एक सिम्टम हो सकता है। रेटिंग माइग्रेशन लेकिन एक बहुत बड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट हम कह सकते हैं, एंड फर्दर वो फर्म स्पेसिफिक या इंडस्ट्री स्पेसिफिक इश्यूज को भी रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो प्राइमरी यूटिलिटी जो रहती है वो बेसिकली क्वांटिफाई करने से रिलेटेड रहती है कि यू कैन बी क्वांटिफाइंग द डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटीज, राइट, वो ज्यादा मेजर चीज है। क्वेश्चन नंबर 8, अ बैंक विशेस टू रिड्यूस इट्स क्रेडिट रिस्क ऑन लार्ज कॉर्पोरेट लोन, ठीक है, विदाउट सेलिंग द लोन इटसेल्फ, लोन को बेचना है नहीं अभी, एज इट वांट्स टू मेंटेन द क्लाइंट रिलेशनशिप। The bank enters into over-the-counter bilateral contract where it pays a regular fee to the counterparty, and in return, the counterparty agrees to compensate the bank only if a predefined credit event happens, such as bankruptcy or failure to pay occurs. Right? This arrangement is classic example of what? Credit derivative है। देखो, क्रेडिट डेरिवेटिव तो होता ही है, कोई ना कोई क्रेडिट डेरिवेटिव तो है ही है। कोलेटराइज्ड लोन ऑब्लिगेशन है, सीएलओ तो नहीं है। सीएलओ किस केस में होता है? कमर्शियल लोन्स के आपके पास केस में होता है, जहां पर मल्टीपल कमर्शियल लोन्स को आपने पूल कर लिया, फिर मल्टीपल ट्रेंचेस लाइक सीनियर, मेजानाइन एंड सबऑर्डिनेटेड डेब्ट को इशू कर दिया, ठीक है, वो होता है सीएलओ, वो तो नहीं है। तो ऑप्शन बी तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर नहीं है। तो सिनेरियो ये है कि बैंक है, बैंक के पास एक्सपोजर है, ये एक्सपोजर है लेट्स से 100 करोड़ का, बैंक ए है, इसको रिस्क है फेल ना हो जाए, तो एक प्रीमियम पे कर रहा है ये बी को, बी पार्टी को, जो कि हेज फंड है, एंड फर्दर उसके बदले में प्रोटेक्शन दे रहा है कि इन केस अगर यहां पर डिफॉल्ट हुआ तो बी कंपनसेट करेगा ए को। दिस इज द सिनेरियो व्हिच इज देयर, राइट। तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी, सॉरी, ऑप्शन ए तो है ही है, डेफिनेटली ऑप्शन ए ही है। क्यों? क्योंकि ये डेरिवेटिव का टाइप है ना। अब कौन सा डेरिवेटिव है वो मैं आपको बता देता हूँ। दैट्स अ टाइप ऑफ सीडीएस, यानी कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का टाइप है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया क्वेश्चन में, क्या बोला क्वेश्चन में इन्होंने? दे सेड कि दे बैंक एंटर्स इनटू ओवर द काउंटर बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो सीडीएस क्या होता है? सीडीएस बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक पार्टी जो होती है रेगुलर पेमेंट करती है, तो ये आपके पास प्रोटेक्शन बायर है, ए जो है डेट्स अ प्रोटेक्शन बायर, एंड बी जो है वो प्रोटेक्शन सेलर है। अब ए जो है डेट्स बेसिकली पेइंग अ प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम पे कर रहा है, किसको? बैंक बी को पे कर रहा है, एंड उसके बदले में
जो बी है हेज फंड है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है टू दिस बैंक ए ओवर हियर, राइट। तो आंसर तो रहेगा जो वो ऑप्शन ए ही रहने वाला है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द कोलेटराइज्ड लोन ऑब्लिगेशन, वो आंसर नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। क्या ये लोन रिव्यू मैकेनिज्म है? इज इट ए लोन रिव्यू मैकेनिज्म? लोन रिव्यू मैकेनिज्म एक इंटरनल प्रोसेस होता है जहां पर आप लोन बुक की क्वालिटी को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हो। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की तरह होता है, ना कि कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके साथ बेसिकली आप रिस्क को ट्रांसफर कर दोगे टू सम एक्सटर्नल पार्टी, राइट। सो ऑप्शन सी तो नहीं है। ऑप्शन डी इट सेज क्रेडिट एनहांसमेंट। क्रेडिट एनहांसमेंट एक कंट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होता है जहां पर एक पार्टी बेसिकली कुछ एक डिग्री की एडिड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टू द अदर पार्टीज टू द ट्रांजेक्शन, राइट। वो चीज होती है, दैट इज नॉट द केस ऑफ इट। तो क्रेडिट एनहांसमेंट बेसिकली क्रेडिट को बढ़ाने का तरीका है, लाइक बैंक खुद को बेसिकली सेफगार्ड करता है इन द केस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, राइट। वो होता है क्रेडिट एनहांसमेंट। सो दैट्स आल्सो नॉट द आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, in the context of Altman's score model used for bankruptcy prediction, the component retained earnings to total assets, variable B, is considered a crucial indicator. A high value for this ratio suggests a company has a greater ability to withstand losses. What is the underlying financial reason for this? Underlying financial reason क्या है इस केस में? कौन सी रेशो की बात की है? बी रेशो की बात की गई है, which is related to retained earnings to total assets. So it indicates the company is efficiently using its assets to generate the sales. Is it so? देखो, जो सेल्स टू पर्टिकुलर आपके पास क्या है, सेल्स टू जो आपके पास टोटल एसेट रेशो होती है, लेट मी टेल यू, जो आपके पास कंपोनेंट होता है सेल्स टू टोटल एसेट्स का कंपोनेंट, जो रेशो ई होती है, वो इस चीज को मेजर करती है, वो इस चीज को मेजर करती है ना, कि एसेट्स को प्रॉपरली मैनेज किया जा रहा है, एफिशिएंसी के साथ नहीं किया जा रहा। सो दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। If we look at the option B, it demonstrates a strong market valuation relative to the company's liability. तो यहां पर हम बात कर रहे हैं वेरिएबल डी के बारे में। Here we are talking about the variable D, ठीक है। That is market value of equity, market value of equity and further divided by the total liabilities। वो आपके पास पॉइंट डी है जो कि इनकॉर्पोरेट करता है मार्केट परसेप्शन को इस पर्टिकुलर मॉडल में, राइट। दैट्स नॉट रिलेटेड टू व्हाट हैज बीन आस्क्ड। यहां पर हम रिटेन्ड अर्निंग्स टू टोटल एसेट्स की बात कर रहे हैं, राइट। सो ऑप्शन बी भी हो गया गलत। Option C says it signifies that the company has financed its growth and capital expenditures through accumulated profits rather than borrowing. Absolutely correct। यानी कि ये फैक्टर पर्टिकुलरली आपको बताता है कि आपने जो रिटेन्ड अर्निंग्स थी उनका इस्तेमाल किया, दोज हैव बीन यूज्ड, राइट। तो ये बेसिकली इस चीज के बारे में बताता है कि हम ज्यादा बोरिंग नहीं कर रहे, ज्यादा बोरिंग करोगे तो लेवरेज ज्यादा होगी, राइट। अगर आपके पास ये रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स आपके पास ज्यादा थी, क्योंकि न्यूमरेटर में आपके पास क्या है, इन द न्यूमरेटर वी आर हैविंग द रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट। तो अगर ये रेशियो आपके पास ज्यादा है, उसका मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स आर मोर देन द टोटल एसेट्स, इट मींस दैट यू हैव अर्नड मोर, right? You have more retained earnings which I have used basically so as to finance the things rather than basically कि आप बोरो करो तो आपके पास ज्यादा रेजिलेंस है। So option C is absolutely true. Option C is absolutely true. Option D, it says it shows the company has significant short-term assets to cover its short-term liabilities. So when we're talking about the short term, we are talking about the working capital. So it's basically working capital to total assets ratio, जिसको हम A के साथ define करते हैं. That's also not the correct answer in this scenario. अगर Altman Z मॉडल से रिलेटेड आपको कंप्लीट केस स्टडी चाहिए, दैट इज अवेलेबल विद अस, ठीक है। यू कैन बी फाइंडिंग इट इन द केस स्टडी सेक्शन ऑफ ABM इन द CIB अर्ली बर्ड पैक, राइट। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, a bank is implementing a LRM, that is loan review mechanism, as a tool for credit risk control. One of the key objectives of is to basically ensure the integrity of the risk assessment process. As per the guidelines of the effective LRM, how should the evaluation of credit ratings assigned by the credit administration department be handled? राइट। तो बैंक जो है वो एलआरएम को इंप्लीमेंट करना चाहता है एज अ टूल फॉर क्रेडिट रिस्क कंट्रोल। जो एक की ऑब्जेक्टिव है वो इस चीज से रिलेटेड है कि हमने इंटीग्रिटी को इंश्योर करना है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को लेकर के, एंड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लाइक फॉर इफेक्टिव एलआरएम हाउ शुड द इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग्स असाइंड टू द क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बी हैंड। Option 8 says the ratings should be reviewed by the same officers in the credit administration department to ensure the consistency.
देखो अगर सेम डिपार्टमेंट रिव्यू करेगा खुद के ही काम को तो डेफिनेटली वो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा कर देगा एंड ऑब्जेक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी, राइट? एलआरएम को जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिविटी के लिए डिजाइन किया गया वो खत्म हो जाएगी। सो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। Option B, it says the rating should be subjected. The ratings should be subjected by review by loan review officers who are independent of loan administration. Absolutely correct. जो की फीचर है प्रॉपर एलआरएम का वो यही है कि क्रेडिट रेटिंग जो दी गई है क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा उनको रिव्यू किया जाए इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली बाय द लोन रिव्यू मैकेनिज्म, राइट? लोन रिव्यू ऑफिसर्स, नॉट मैकेनिज्म, लोन रिव्यू ऑफिसर्स के द्वारा इंडिपेंडेंटली उसको क्या किया जाए, उनको रिव्यू किया जाए। सो दैट इज टू बी डन अगर हमने इफेक्टिवनेस लेकर आनी है। ऑप्शन सी इट सेज द रेटिंग शुड बी रिव्यू व्हेन अ लोन शोज साइंस ऑफ वीकनेस। तब क्या फायदा? देखो अगर आपका अपने वीक लोन्स को आइडेंटिफाई करना मेन ऑब्जेक्टिव है एलआरएम का, राइट? वो कांस्टेंट प्रोसेस है, प्रोएक्टिव प्रोसेस है। अगर आप सिर्फ ये शोकेस करोगे कि जब आप पर्टिकुलरली कोई चीज खराब हो जाएगी तब करोगे, वो तो रिएक्टिव हो जाएगा, वो प्रोएक्टिव अप्रोच थोड़ी ना होगी। सो एलआरएम जो होता है वहां पर हमारी जो अप्रोच होती है दैट्स अ प्रोएक्टिव अप्रोच, नॉट रिएक्टिव अप्रोच। जो ये चीज कह रहा है ऑप्शन सी में दैट्स अ रिएक्टिव साइन, वो तो करनी नहीं है, तो ऑप्शन सी हो गया गलत। ऑप्शन डी इट सेज द रेटिंग्स रिव्यू शुड बी कंडक्टेड बाय द क्रेडिट पॉलिसी कमेटी एज पार्ट ऑफ इट्स ओवरसाइट फंक्शन। जो क्रेडिट पॉलिसी कमेटी है वो पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं रहती रिलेटेड टू ऑपरेशनल रिव्यू ऑफ द इंडिविजुअल लोन रेटिंग्स, राइट? वो बेसिकली इंडिपेंडेंट जो लोन रिव्यू ऑफिसर्स होंगे वही कर सकते हैं इस एलआरएम के फंक्शन को। तो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस केस ऑफ एलआरएम, राइट? इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. It says a European financial institution creates a debt instrument that is sold to a capital market investors, right? तो यूरोपियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट करती है जो कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स को बेच दिया गया है। द इंस्ट्रूमेंट्स पेमेंट्स आर लिंक टू द क्रेडिट परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक अनरिलेटेड रेफरेंस एंटिटी। तो जो क्रेडिट पेमेंट है, जो बेसिकली पेमेंट मिलनी है इंस्ट्रूमेंट की, वो लिंक्ड है क्रेडिट परफॉर्मेंस के साथ किसी स्पेसिफिक अनरिलेटेड रेफरेंस एंटिटी के। इफ द रेफरेंस एंटिटी डिफॉल्ट the principal repayments on the instrument is reduced, वो principal payment reduce हो जाएगी। This on balance sheet instrument effectively combines a normal bond with the credit derivative. What is the instrument called? इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? We say to be total return swap, synthetic securitization, credit default swap या credit linked note, क्या किस नाम से जाना जाता है? जो टीआरएस है, टीआरएस की बात करें तो टीआरएस आपका ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर होता है। दैट्स अ ऑफ बैलेंस शीट अग्रीमेंट, राइट? स्वैप करने के लिए कि टोटल इकोनॉमिक वैल्यू को स्वैप कर देगा, रिटर्न्स को स्वैप कर देगा एंड उसमें कोई नया डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू नहीं किया जाता। दैट इज पर्टिकुलरली नॉट बीइंग इशूड। तो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट थिंग। इफ वी टॉक अबाउट द ऑप्शन बी की सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन है। सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर है, लाइक उसमें सीएलएन एंड सीडीएस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो पर्टिकुलर आपका एक्सपोजर है फ्रॉम द पूल ऑफ एक्सपोजर्स उसको ट्रांसफर किया जा सके, राइट? अभी ये क्वेश्चन डिस्क्राइब कर रहा है कि सिंगल इंस्ट्रूमेंट है, राइट? तो डेफिनेटली वो बेसिकली या तो सीएलएन खुद है या सीडीएस खुद है, बट दैट्स नॉट द सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन क्योंकि वहां पर पूलिंग होती है। एंड देन इट्स रिलेटेड टू सीडीएस, दैट इज अ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। अब सीडीएस टिपिकली ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर होता है, अनफंडेड होता है, ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट्स अ ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। वो आपका ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जो ये एलिमेंट आपको दिए गए वो ऑन बैलेंस शीट है, सो दैट्स आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विच इज रिलेटेड टू क्रेडिट लिंक्ड नोट, दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। वाई करेक्ट आंसर? बिकॉज सीएनएन ऑन बैलेंस शीट इक्विवेलेंट होते हैं सीडीएस के, पहली चीज, एंड फॉर द क्रेडिट डेरिवेटिव को नॉर्मल बॉन्ड से वो बेसिकली कंबाइन कर सकते हैं। एंड ये जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एम्बेडेड क्रेडिट डेरिवेटिव है एंड फॉर द ओटीसी डेरिवेटिव को कन्वर्ट करते हैं किसी कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, जो कि हमारे क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन के साथ टोटली मैच कर रहा है। सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज? नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12. It says a bank's portfolio is fully diversified across various industries. तो पूरी तरह से diversified है across various industries, geographies, borrowers, minimizing its exposure to concentration risk, यानी कि concentration risk का exposure काफी कम है। लेकिन a widespread national economic recession begins. अब एक जो national एक economic recession है वो शुरू हो जाता है, causing a general decline in the performance of the entire loan portfolio. This decline in performance despite the portfolio's diversification is a
मैनिफेस्टेशन ऑफ विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्क, कौन सा रिस्क है? क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क या इंट्रिंसिक रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क? डेफिनेटली क्रेडिट स्प्रेड रिस्क तो नहीं है। क्रेडिट स्प्रेड रिस्क होता है जब रेटिंग आपकी लेट्स से लोअर हो जाती है। ट्रिपल ए थी पहले, अब ट्रिपल बी हो गई है, डबल बी हो गई है, वो होता है। सो दैट्स नॉट द आंसर। डेफिनेटली सिस्टमेटिक रिस्क है, क्योंकि सिस्टमेटिक रिस्क आपको यही बताता है कि इवन अगर आपका पोर्टफोलियो पूरा डाइवर्सिफाइड है, लेकिन आपका एक पूरा का पूरा रिस्क एसोसिएटेड है इकोनॉमी के साथ। यानी कि अगर इकोनॉमी में डाउन टर्न आ गया तो आप क्या कर लोगे? पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आपका इंपैक्ट होगा ही होगा। सो ऑप्शन बी इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। काउंटर पार्टी रिस्क ऑलरेडी आपको पता है, जो काउंटर पार्टी के साथ एसोसिएटेड होता है। नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स, दैट इज अ टाइप ऑफ क्रेडिट रिस्क, राइट? काउंटर पार्टी रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क, जब डिफॉल्ट कर दिया, पेमेंट्स नहीं आ रही, ठीक है, तो वो भी आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 इट इज, अ बैंक्स क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट assigns a credit rating to a corporate borrower as part of its loan renewal process. तो क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो एक क्रेडिट रेटिंग असाइन करता है कॉर्पोरेट बोरोर को लोन रिव्यू प्रोसेस के दौरान, रिन्यूअल प्रोसेस के दौरान। टू एंश्योर रॉबस्ट क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, द बैंक्स इंटरनल पॉलिसी मैंडेट्स अ periodic रिवैल्यूएशन ऑफ दिस रेटिंग। तो periodic रीवैल्यूएशन भी होगी इस रेटिंग की। अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, व्हाट इज द रिकमेंडेड स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अपडेटिंग क्रेडिट रेटिंग्स टू इफेक्टिवली गेज एसेट क्वालिटी? ओनली व्हेन द बोरोअर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पब्लिश्ड एनुअली। तो देखो, अगर आप एनुअल स्टेटमेंट्स की वेट करते रहोगे, वो ज्यादा फ्रिक्वेंट तो नहीं हुआ, राइट? एंड डेफिनेटली आप टाइम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते डिटोरेटिंग एसेट क्वालिटी की, एंड डेफिनेटली दैट बेसिकली कंट्राडिक्ट्स अर्ली वार्निंग सिग्नल का जो प्रिंसिपल है, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी इट सेज नॉर्मली एट अ क्वार्टरली बेसिस और एटलीस्ट हाफ ईयरली इंटरवल्स के ऊपर कर सकते हो। तो डेफिनेटली दैट इज टू बी डन, राइट? अगर आप अपडेट करते हो क्रेडिट रेटिंग्स को, एटलीस्ट वो क्वार्टरली बेसिस या हाफ ईयरली बेसिस पर होना चाहिए, ताकि आप एसेट क्वालिटी को पीरियोडिक इंटरवल्स के ऊपर गेज कर पाओ और डेफिनेटली उसको रिन्यूअल के जो एक्सरसाइज आपकी, उससे आप डीलिंग कर पाओ। दैट इज द मेन थिंग, राइट? सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 14. The International Swaps and Derivative Association (ISDA) has provided standardized definitions to bring clarity to credit derivative contracts and avoid disputes. A situation arises where a borrower has not defaulted but has had the repayment schedule of its debt forcibly changed by its lender due to financial distress. Which of the six defined credit events by ISDA would this fall under? तो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा? ऑब्लिगेशन, एक्सेलरेशन, रेपुडिएशन और मोरेटोरियम, restructuring or bankruptcy? What would be the correct answer for this? So ISD के अकॉर्डिंग टोटल 6 इवेंट्स होते हैं। दिस कुड बी रिलेटेड टू बैंक्रप्सी। मैं यहाँ पर ये इवेंट्स लिख ही देता हूँ। So one, it's related to the bankruptcy. Second, it's related to failure to repay. थर्ड जो है, that's the restructuring. Fourth is it's related to obligation acceleration. ये होता है कि जब मान लो आपने विंडो ड्रेसिंग करने की कोशिश कर रही है, या बोरोर ने अकाउंट को एवरग्रीन रखने की कोशिश कर रही है, तो आप क्या पूरा का पूरा अमाउंट रिकॉल कर लेते हो, राइट? फिर फिफ्थ वन इज ऑब्लिगेशन डिफॉल्ट, एंड सिक्स्थ वन इज रेपुडिएशन या मॉरेटोरियम, राइट? ये सोवरेन्स के लिए होता है, कंट्रीज के लिए, ठीक है? तो अब इसमें से क्या आंसर रहेगा? इफ वी लुक एट द, देखो यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिलेटेड टू द ऑब्लिगेशन एक्सेलरेशन, तो ऑब्लिगेशन एक्सेलरेशन तब होता है जब डेप्ट ड्यू हो गया है या पेएबल है अर्लियर देन द मैच्योरिटी स्केड्यूल, राइट? यानी कि लेट्स से कोई कॉवेनेंट ब्रीच हो गया, आप कहते हो कि पूरा नहीं, पूरा का पूरा लोन वापस दे दो। सो ये बेसिकली डिफरेंट है, आपने रीपेमेंट स्केड्यूल तो चेंज नहीं किया ना खुद से। सो ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर नहीं है। रेप्यूडिएशन और मॉरिटोरियम क्या होता है? व्हाट इज रेप्यूडिएशन, मॉरिटोरियम? ये सिचुएशन होती है जहां पर बोरोअर चैलेंज करता है वैलिडिटी ऑफ द डेप्ट को, एंड या फिर गवर्नमेंट जो डिक्लेयर कर देती है टेम्पररी हॉल्ट ऑन रीपेमेंट्स, राइट? तब होता है रेप्यूडिएशन या मॉरिटोरियम, राइट? तो ये चीज भी यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन सी, रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि जब रीपेमेंट शेड्यूल चेंज होता है डेप्ट का फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वजह से, उसको हम रीस्ट्रक्चरिंग के केस में डिफाइन कर सकते हैं। एंड आईएसडीए रीस्ट्रक्चरिंग को इंक्लूड करता है 6 क्रेडिट इवेंट्स में। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है।
बैंक्रप्सी भी नहीं है। बैंक्रप्सी स्पेसिफिक लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाती है जब बोरोर बेसिकली पे ही नहीं कर पाता अपने आउटस्टैंडिंग डेब्ट को, राइट? एंड रीस्ट्रक्चरिंग बेसिकली एक अटेम्प्ट होती है कि फॉर्मल बैंक्रप्सी को अवॉइड किया जा सके, ठीक है? सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट करेक्ट। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, और अभी के अभी लिखिएगा सीआईबी अर्ली बर्ड और उससे व्हाट्सएप कीजिए टू दिस नंबर सो एज टू गेट ऑल द डिटेल्स। So that will be all. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.